नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही आपको टेक्नोलॉजी का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हो रहा है, ये समझने के लिए पर्याप्त होगा। शुरुआत करते हैं भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे नोटबंदी के बाद बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया गया। डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का बेहतरीन तरीके से देश ने उपयोग किया। हालत ये हो गई है कि अमेरिका और चीन जैसे देश जो कि अपने आप को टेक्नोलॉजी में उन्नत समझते हैं, वो भी इससे चिंतित होने लग रहे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के कीर्तिमान हमारे यूपीआई ने स्थापित किए हैं और देश में किस प्रकार से ये सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहा है। शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत में आपके साथ दो करंट से जुड़े हुए प्रश्न भी चर्चा में लिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ये किस लिए मनाया जाता है, यानी किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आप सेशन के एंड में इसका आंसर हमसे प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमसे साझा कर सकते हैं। नंबर दूसरा है, भारतीय वायुसेना दैट इज इंडियन एयरफोर्स किस देश की वायु और अंतरिक्ष सेना के साथ द्विपक्षीय गरुड़ 7 में भाग ले रही है? यानी हमारा युद्ध अभ्यास जो गरुड़ है वो किन के साथ इन दिनों हुआ है, आप इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं खबरों की। इसमें अगर आप विस्तार से आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यूपीआई ने लगभग 7 बिलियन ट्रांजैक्शन केवल अक्टूबर में कर लिए हैं। 7 बिलियन ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप और हमने 7 बिलियन बार, जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को यूपीआई के माध्यम से धन भेजा, यदि इसे एक बार काउंट किया जाए तो ये 7 बिलियन बार काउंट किया जा सकता है, देश की आबादी का कईयों गुना। ठीक है, इतना ट्रांजैक्शन हमने किया है और जब से ये शुरू हुआ है उसका ये रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है 1 महीने में। अच्छा, ऐसा क्या हुआ अक्टूबर में, बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी याद करा देता हूं। दिवाली थी, तो दिवाली पर आपने बहुत सारी शॉपिंग्स, परचेजिंग ये सब की हैं। इसके साथ साथ आपने अपनों को भी बहुत सारी गिफ्ट्स ट्रांसफ़र की हैं, चाहे आपने धन के माध्यम से या फिर पेमेंट्स के माध्यम से कुछ सामान भिजवा के की है। ठीक है, तो ये जो स्थिति बनकर के आ रही है उसकी वजह से यूएस और चाइना चिंतित हैं। चिंतित क्यों है? क्योंकि भारतवासी 22 करोड़ ऑनलाइन पेमेंट डेली देश के अंदर कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, हमारे डेली ट्रांजैक्शंस को अगर कोई देखे तो इतनी तो कई देशों की आबादी नहीं है जितना हम ट्रांजैक्शंस मार देते हैं। अब आपकी इसी विषय के ऊपर आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स में कौन कौन से गेटवे, कौन कौन से इंटरफेस काम कर रहे हैं। यूपीआई जो कि भारत के द्वारा ही निर्मित है, इसको एप्लीकेशन जो सपोर्ट करते हैं उनमें आप प्रमुखता से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, इन सबको सुनते हैं। एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया यह इंटरफेस आप लोग कुछ इस प्रकार से स्कैन करके भी आसानी से पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हुई है? इस पेमेंट गेटवे के माध्यम से इन दिनों जो कार्ड्स है ना, आप में से बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे, यदि वो वाकई में ट्रांजैक्शंस करने के लिए पहले कभी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्हें निकाला करते थे, उन्हें अब समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, आप भी इससे अगर सहमत हो तो जरूर अपनी राय दीजिएगा। एक समय था जब आप और हम कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करते थे तो बिना कार्ड के उसके बारे में विचार कर पाना थोड़ा मुश्किल ही होता था। यानी इस तरह से विचार करना कि यार पेटीएम, मतलब आप जाएंगे कार्ड के बिना तो कोई आपसे ऑनलाइन पेमेंट कैसे लेगा। या फिर दूसरा माध्यम होता था कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते थे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता था, क्योंकि कई बार उसमें लिमिटेशंस होती थी। इतनी देर में इतना ही पैसा जाएगा, 24 घंटे का समय लगेगा, वीकेंड पड़ गया तो पैसा अटक जाएगा। अब इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा इंटरफेस बना लिया नोटबंदी के दौरान कि अब हम अपने मोबाइल को ही एटीएम कार्ड की तरह यूज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा एटीएम कार्ड का गिरना अब मायने नहीं रख रहा है, मोबाइल से गलती से आपका मोबाइल गिर जाए या आपका स्कैनर खुला रह जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान होने का डर लगने लगा है। क्यों? क्योंकि भारत में अब मोबाइल, आधार और अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स मेजॉरिटी में लोगों के कनेक्ट हो चुके हैं। यानी कि जो लोग बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं उनके मोबाइल नंबर भी और उनके आधार नंबर भी, तीनों एक साथ जनधन आधार मोबाइल की तरह से ही कनेक्ट हो चुके हैं। स्थिति यह है कि अब मोबाइल नंबर पे तुरंत वेरिफिकेशन कोड आता है और आप स्कैनर का उपयोग करके मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हैं। सुरक्षित भी है,
परिणाम ये निकल रहा है कि बहुत सारी बड़ी कंपनी, देखिए इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनी ऐसा माना करती थी जो आपके देश में लंबे समय से सप्लाई सर्विसेज दे रही हैं, उदाहरण के लिए मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये लोगों की मोनोपोली हुआ करती थी। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण सहित समझाता हूँ, फिर हम खबरों के बारे में, तथ्यात्मक जानकारी के बारे में आगे बढ़ेंगे। आपको पता है, हम जो लोग एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसके कॉर्नर पर एक शब्द लिखा आता है, मास्ट्रो कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, वीज़ा कार्ड, आप नोट करिएगा। आजकल उस पर एक चीज़ और आने लगी है, वो है रुपे कार्ड, जो कि इंडिया का अपना कार्ड है। अब आप पूछेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी कार्ड के ऊपर किसी का नाम लिखा आ गया तो बहुत फ़र्क पड़ता है। असल में क्या होता था कि ये जो अमेरिकी कंपनी थी, मैस्ट्रो, मास्ट्रो, ये जितनी भी कंपनी हुआ करती थी, ये लोग आपको तो कार्ड पकड़ाती थी, बैंक से टाई अप करती थी और कहती थी चूंकि मैंने आपको एक चिप इनेबल्ड या फिर एक एकदम सिक्योर्ड कार्ड उपलब्ध करवाया है कस्टमर को, तो कस्टमर इस आधार पर भविष्य में कभी भी कोई ट्रांजैक्शंस करेगा तो मुझे इतना परसेंटेज कट चाहिए उनके अकाउंट से। अब बैंक कहती थी कि यार भाई इस तरह से तो मेरा कस्टमर नाराज हो जाएगा, आप उनके पैसे में से अगर परसेंटेज निकालने लगे, आप डिमांड तो 8-10% की होती थी, लेकिन देश में बहुत बड़ी जनसंख्या, तो 1-2% के आसपास भी अगर कट आप लेने लगे तो विचार करिए, इतना बड़े अमाउंट में से आप 1-2% भी लेने लग जाएंगे देश की पूरी आबादी में से, और हर बार के ट्रांजैक्शंस में स्वाइप पर आप कट निकाल ले रहे हैं। आपको मालूम होगा अपने अकाउंट में से कई बार ना इस चीज़ के पैसे भी कटते थे कंसोलिडेशन चार्ज के नाम पर, ठीक है। अब इंडिया में क्या हो गया कि लोगों ने कार्ड का उपयोग करना ही सेकेंडरी मान लिया है कि ठीक है, अगर यूज़ में नहीं आया, कहीं स्कैनर नहीं चला, या फिर कहीं हम स्कैन करके पैसे यदि नहीं पेमेंट कर पाए या मोबाइल नंबर के थ्रू यूपीआई नहीं कर पाए, तो हम कार्ड निकालते हैं। इससे बहुत बड़ा घाटा किसको हुआ? उन अमेरिकी कंपनीज को जो कि कार्ड से पेमेंट करवा रही थी। आप सीधा सीधा विचार करो कि हमने कितना बुरी तरह उनको क्षति पहुंचाई है। दुनिया की बड़ी कंपनीज थी ये, यानी कि आप दुनिया में कोई भी कार्ड लेने जाएं, इन 3 के अलावा कोई ऑप्शन ही ना पाए, इतनी जबरदस्त स्थिति इन्होंने बना रखी थी। अब इंडियंस ने अपना तरीका निकाल लिया, कार्ड्स को लाभ होना कम होना शुरू हुआ। इस बीच में हमने एक और काम कर लिया, राहा सहा जो कहते हैं ना कि आखिरी चोट जो देनी थी, वो हमने क्या किया, हमने अपना इस प्रकार का कार्ड डेवलप कर लिया। यानी कि जैसे मास्ट्रो मैस्ट्रो था, ऐसे ही एनपीसीआई ने रुपे को प्रमोट करवा दिया। रुपे हमारा ही वो कार्ड है जो अब इंडियंस के जितने भी जनधन अकाउंट हैं उनमें तो वो दिया ही जा रहा है, बाकी और जो सरकारी बैंक हैं अब वो भी उसे एंडोर्स कर रही हैं। सरकार अपने प्रयास से रुपे कार्ड को इंटरनेशनली भी मान्यता दिलवा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन कार्ड कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस हुआ। यानी कुल मिलाकर अगर हम अपने यूपीआई को भी सोचने लगे ना, तो अमेरिका की चिंता तो आपको अब तक समझ में आ गई होगी। अब आपका दिमाग आएगा तो चीन किस बात से चिंतित है? आपने लिखा यूपीआई ने बढ़ाई अमेरिका और चीन की चिंता। चीन किस बात से चिंतित है, जरा बताइए। चीन के साथ क्या हुआ, अब मैं आपको वो बताता हूं। जैसे अपने यहाँ पे मतलब ये पेमेंट सिस्टम चल रहा है, ऐसे उनके यहाँ पर भी एक यूनियन पेमेंट सिस्टम चलता है। और चीन की तो इतनी जबरदस्त डिप्लोमेसी है कि उसने 180 देशों में उसको मान्यता दिलवा रखी है। लेकिन जब ट्रांजैक्शंस की बात आती है ना, उस ट्रांसफर माध्यम के थ्रू, तो ट्रांजैक्शंस जो यूपीआई करवा रहे हैं वो 2.5 गुना ज़्यादा हैं चाइनीज़ ट्रांजैक्शंस की तुलना में। और हमारा गेटवे, हमारा इंटरफेस इतना फास्ट और स्मूथ है, आप भी यूज़ किए होंगे तो आप इस बात को एडमिट करते होंगे कि वो यूपीआई हमारा जो है वो इतना स्मूथ है कि अब दुनिया के देश भी उसे अपनाना शुरू कर रहे हैं। जहां एक और यूरोपियन देश और अमेरिका ये माना करते थे कि हमारे पास में स्विफ्ट इंटरफेस है जिसके माध्यम से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकता है, अब दुनिया के देश ये मान रहे हैं कि यार इंडिया ने तो ये गजब चीज़ बना ली, सीधा मोबाइल अकाउंट अटैच करो, स्कैन करो और पेमेंट करो। अब बोले यदि, और सबसे बड़ी बात, हम सब लोगों ने एक अथॉरिटी के रूप में उनके वहां का अपना आधार कार्ड नंबर, किसी और देश में उनका और कोई पहचान पत्र नंबर होता होगा, उसको कनेक्ट किया और पेमेंट शुरू हो गया। अब ये चीज दुनिया भर को पसंद आ रही है। यही कारण है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। चिंता की बात यह है दुनिया भर के लोगों को कि इंडिया ने अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी तक दुनिया भर यह समझती है कि इंडिया जो है ना वो सेकंड फेज को खा गया, प्रोग्रेस की सेकंड फेज को, इकोनॉमी की सेकंड फेज को। कौन सी को? प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये सामान्यतः इकोनॉमी में सेक्टर बांट रखे हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो कृषि, खाद्यान्न या फिर जो अपन
खनिज निकालते हैं, यानी मूल रूप से जो धरती से या फिर प्रकृति से सीधी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उन्हें आपने प्राथमिक सेक्टर इकोनॉमी में रखा हुआ है। सेकेंडरी के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग रखी है। हालांकि इस समय इंडिया आत्मनिर्भर भारत पर चल रहा है, मेक इन इंडिया पर चल रहा है, लेकिन जो शुरुआती साल हमारे रहे उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस नहीं किया जितना सर्विस इंडस्ट्री पर किया। यही कारण है कि इंडिया का इंटरनेट जो है ना, या फिर ये समझिए कि सॉफ्टवेयर, दुनिया में इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में तो जानी जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर पावर के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इंडिया की बहुत शानदार कंपनी, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो या विप्रो हो, इन सब ने बहुत अच्छा नाम कमाया दुनिया भर में और दुनिया भर को इंटरनेट सर्विस दी। अब उसी का प्रोडक्ट हमारा ये निकल के आ गया कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने ये डेवलप किया है तो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी से कंसल्टेंसी लिए। अब हुआ ये कि दुनिया भर के लोग इस बात का लोहा मान रहे हैं कि यार इनका इंटरफेस तो बहुत ही स्मूथ है और डिपेंडेंसी खत्म करने वाला है, क्योंकि कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया के लोग उसे एक्सेप्ट करने लग रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि दो बड़ी ताकतों को तीसरी बनने वाली जो ताकत 2027 तक की है उससे डर लगना स्वाभाविक है कि यार ये तो पेमेंट सिस्टम अपने कब्जे में कर लेंगे। आप सोचिए कि जब यूक्रेन पर रूस ने वो जो ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसको अपन युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन से कंफ्यूज चल रहे हैं, उस दौरान अमेरिका ने पहली इसको पनिशमेंट देते हुए क्या किया था, स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो ये मानता था कि इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस को अगर होल्ड कर दिया तो रशिया वैसे ही मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया बिना कुछ प्रमोट किए ऑटोमेटिक लोगों को कनेक्ट करता जा रहा है, और जब हम ग्लोबली कनेक्ट कर लेंगे तो आप विचार करिए कि आने वाला समय किसका है। अब आते हैं, थोड़ी तथ्यात्मक जानकारी भी साझा कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, आइए मैं आपको एक जानकारी और यहां पर दे देता हूं कि हम इस मामले में कहां और जा रहे हैं। हाल ही में क्या हुआ है साथियों, कल ही के दिन की खबर है, आरबीआई ने अपना पायलट प्रोजेक्ट रन कर दिया है डिजिटल रुपी को लेकर के। अच्छा, डिजिटल रुपी जो है इसके बारे में मैंने काफी सेशंस किए हुए हैं, आप जरूर उसे देख लें। मैंने आपको यह बताया हुआ है कि इंडिया डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा, क्या होगा। फिर भी मैं फिलहाल के लिए छोटी सी ब्रीफ में इतनी जानकारी दे देता हूं। डिजिटल रुपी अभी हमारी मतलब पहले पायलट प्रोजेक्ट के अंदर 9 बैंकों के द्वारा, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब बैंक शामिल हैं, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया ये है कि आप लोग जिस करेंसी को अभी नोट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं उसे डिजिटली प्राप्त करना शुरू कर लीजिए। सीधा सा आंसर यदि मैं ये कहूं कि सरकार के ऊपर प्रिंटिंग का कष्ट जो है वो कम हो जाएगा। धीरे धीरे जितनी भी चीजें ऑनलाइन होंगी सरकार को इससे सीधा मुनाफा होगा। आप पूछेंगे क्या मुनाफा होता है? जनाब, आप जितना भी पैसा यूज कर रहे हैं अगर वो ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा तो सीधा मुनाफा ये है कि आप तो जितने ट्रांजैक्शंस करेंगे उस पर अगर परसेंटेज में भी कमीशन लेने लगे तो राजस्व की प्राप्ति होने लगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, आपका प्रिंटिंग कॉस्ट जो कि हजारों करोड़ में आता है वो खत्म हो जाएगा नोट की छपाई का, क्योंकि नोट जो है वो गल जाते हैं और आपको दोबारा छापने पड़ते हैं। तीसरी जो चीज है वो नोट छपाई और ये जो मतलब ये काम है ट्रांजैक्शंस, इनको तो हटा दो। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि आपकी मनी पूरी तरह सरकार के द्वारा ट्रैक की जा सकेगी। ट्रैक करने से क्या होगा, आप इनकम टैक्स के दायरे से भाग नहीं पाएंगे। आपको जब जब सरकार को टैक्स की जरूरत पड़ेगी सरकार को पता होगा कि तुम इतना तो ट्रांजैक्शन करते हो महीने भर के अंदर, इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ऑलरेडी रखे हुए हैं, इनसे तुमने पैसा लिया है, तो सारा जीएसटी और इनकम टैक्स इजीली अब स्कैन हो पाएगा। तो आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाया है, सरकार के तो मतलब सब तरफ से हाथों में लड्डू हो गए हैं, आप यूं समझ कर चलिए, ठीक है। तो 1 नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट भी इसका रन कर दिया गया है। तो डिजिटल करेंसी में भी हम आ तो गए हैं लेकिन थोड़ा पीछे हैं। किन से? हमसे जो आगे चलने वाले लोग हैं उनमें स्पेशली चीन से हम तुलनात्मक रूप से 6 साल पीछे चल रहे हैं। 2014 में चीन की जो बैंक है उसके द्वारा डिजिटल करेंसी जो है उस पर रिसर्च ग्रुप बनाया गया था। 2020 में उनका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। हमने पायलट प्रोजेक्ट अब शुरू किया है। दुनिया भर के देश अब डिजिटल करेंसी पर जा रहे हैं, यानी कि नोट की छपाई को बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि लगता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि अब लोगों को शायद नोट की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। आप विचार करें इस बात के। आप पता नहीं, मैं शायद हो सकता है मैं किसी दूसरे गोले का आदमी रहूं, हो सकता है आप ये कहें कि सर पता नहीं, आपको तो दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। आप अपने अनुभव से बताएं, आखिरी बार आपने अपने पर्स में नोट को कब कंज्यूम किया था? मैं छोड़ देता हूं उन सब बातों को कि दूध लेने, सब्जी लेने, प्रेस कराने और ऑटो रिक्शा में बैठकर जाने जैसे जो छोटे काम हैं। छोटे काम से मतलब जो आपके दिनचर्या के काम है, लेकिन कोई बिग ट्रांजैक्शंस आपने नहीं किए।
जितने भी व्यूअर्स जो मुझे इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, अगर ये पोल का ऑप्शन होता इस तरह की चीज पूछने का, तो मैं आपसे ये जानता, आप में से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन किए हैं और उनको नोट रखे हुए समय हो गया। आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि आपकी जेब में आपने कैश कब लेकर के चले थे और उसका कितना उपयोग किया है। आपको यह बात सब सर्वविदित होगी अच्छे से कि कैश को हम लोगों ने धीरे धीरे सेकेंडरी कर दिया है। अब कैश सेकेंडरी हो गया है, कैशलेस इकोनॉमी बन रही है, तो सरकार कह रही है इसको विधिवत रूप से ऑफिशियल कर देते हैं। ऑफिशियल कर देते हैं से मतलब क्या है? ऑफिशियल का मतलब यह हुआ कि भाई अब हम छापना ही बंद कर देते हैं ना, और जब छपाई बंद हो जाएगी तो फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। एक तो जिम्मेदारी हटी और दूसरा आपकी निर्भरता दूसरी तरफ चली गई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब डिश टीवी जाना शुरू हुई थी तो सरकार ने सैटेलाइट टीवी पर फोकस करना शुरू कर दिया था कि भाई लोगों को ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए, सैटेलाइट पर चलो। जैसे पेन ड्राइव्स का जब जमाना आया था तो सीडी का जो जमाना था वो खत्म होना शुरू हो गया था, और पेन ड्राइव्स भी या फिर और जितनी भी मूवीज आप इधर उधर से लेकर आते थे वो भी अब सेकेंडरी होने लग गई जब से ओटीटी आ गया। तो टेक्नोलॉजी जितना जल्दी चेंज हो रही है, आरबीआई भी साथ साथ चल रही है। आरबीआई ने कहा है कि हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस एक दिन में 15 ट्रिलियन रुपए के हो पाएंगे 2025 तक, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। आप विचार करिए कि हम किस तरफ आगे चल रहे हैं, है ना। आप देखिए 15 ट्रिलियन रुपए हम एक दिन में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, एक दिन में 2025 तक, ये आरबीआई का अनुमान है। तो फिर नोट छाप के करना क्या है? तो चलो डिजिटल चलते हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह चीज याद रखनी चाहिए कि आईएमएफ ने खुद इंडिया के बारे में कहा था कि हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इंडिया से क्यों सीखने की जरूरत है? क्योंकि इंडिया का जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर था ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था इस डिजिटल इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि आप और हम जो कि सो कॉल्ड थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, हालांकि जानकारी इतनी बड़ी होती है दुनिया के अंदर कि हम फ्रैक्शंस में भी जानकारी नहीं रख पाते, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि तुलनात्मक उस व्यक्ति के जिन्हें मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है या फिर जिनका डायरेक्ट मोबाइल से इतना यूज टू बैलेंस नहीं है, उनकी तुलना में हमें थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, ऐसा हम भ्रम पाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे गांव के अंदर रहने वाले जो हमारे परिवारजन हैं या फिर हमारे जो बड़े लोग हैं, यानी उम्र में बड़े, जैसे अपने दादा दादी उम्र के जो लोग हैं वो हैं, या फिर वो जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जिन्हें हम अपने साथ में ये माने कि हमारी तुलना में, क्योंकि हम आज टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट का डेटा डाल पा रहे हैं, मोबाइल यूज कर पा रहे हैं, वो लोग वो जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी तुलना में हम अपने आप को थोड़ा आगे पाते हैं। अब अगर हम आगे पाते हैं, सरकार ने जो आमूलचूल परिवर्तन किया वो क्या किया? उन तक पहुंचने वाली जो सहायताएं थी, जैसे उनको अगर कोई सब्सिडी का लाभ पहुंचाना है, उनको कैरोसिन का अंदर कोई लाभ पहुंचाना है, या अनाज ट्रांसफर करने की कोई स्कीम चलानी है, या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई योजना चलानी है, वृद्धजन की पेंशन चलानी है, तो ये जितनी भी योजनाएं थी इनका पैसा अकाउंट में डलवाया गया। अकाउंट में डलवाया गया, उससे क्या हुआ? उन लोगों का बैंक में जाना आना शुरू हुआ। बैंक में वो लोग पहुंचे, मोबाइल में बैलेंस दिखना शुरू हुआ। उनके छोटे छोटे मोबाइल्स के थ्रू जो उनके पास उपलब्ध लेने की इतनी पहले जरूरत नहीं थी, उनको लगने लगा कि मोबाइल हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। इंटरनेट के बिना मोबाइल के माध्यम से पैसा निकाला जा सके, ये कार्यक्रम पर फोकस करना शुरू किया। कहने का अर्थ यह है कि यह बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। इसको आप इस तरह से पढ़िएगा, जब आप आंसर राइटिंग भी कभी करेंगे तो यह वित्तीय समावेशन का हिस्सा माना जाता है। जब भी आप लाइन के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं और उसे ध्यान में रखकर कोई योजना बनाते हैं तो इसे अंत्योदय योजना भी कहा जाता है। अंतिम व्यक्ति का उदय करना, है ना। और इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेहतरीन उदाहरण आप मान सकते हैं, जिसे आईएमएफ ने भी माना है, ठीक है। क्योंकि भारत ने 2021-22 में 90 लाख लोगों के खातों से सरकार से सीधा पैसा पहुंचाया है। डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से यूएस भी भारत से पीछे चल रहा है, यह बड़ी बात है और इस बात को आईएमएफ ने भी स्वीकार किया। यूपीआई एक ऐसी इंडियन टेक्नोलॉजी बन गई है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज को सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंडिया में प्रतिदिन हो रहे हैं। इंडिया की फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो 7 बिलियन ट्रांजैक्शन अक्टूबर में करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। और यह डेटा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया एनपीसीआई ने अक्टूबर में प्रोसेस किया है और जानकारी दी है। यूपीआई ने 7.3 बिलियन ट्रांजैक्शन, 12.11 ट्रिलियन जो कि रिकॉर्ड हाई है, इतने ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं। और अगर हम अक्टूबर के अंदर बात करें तो 73%
10% जो है हमने अपना तुलनात्मक रूप से इसमें किया है। ठीक है, आपको याद होगा यूपीआई का 2.0 पेमेंट सिस्टम भी आने वाला है, जिसमें हमने ये जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से 7 महीने पहले दे दी थी। आप सेशन देख सकते हैं जिसमें बिना इंटरनेट के फोन से भी अब आप पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। आरबीआई ने हाल ही में यूपीआई 123 पे नामक योजना लॉन्च की, जिसकी वजह से फायदा क्या होगा, बिना इंटरनेट। देखिए, एक चीज आप पहले ही समझ लीजिए ताकि इस पर कोई विवाद या कोई मतलब वो ना रहे, ये ना रहे कि साहब हम टेक्नोलॉजी का गुणगान ही क्यों करते हैं। कोई भी चीज जब समाज में आती है, मतलब आप ऐसे समझिए कि आज अगर हम ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जितनी तारीफ टेक्नोलॉजी की हम कर रहे हैं, कुरीतियां भी, यानी कि जो हमारे देश में चलने वाले जो चैलेंजेस हैं वो भी उतने ही स्केल पर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मुझसे तारीफ सुन रहे हैं, मैं उतना ज्यादा जामताड़ा के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं। एक वेब सीरीज है जामताड़ा के ऊपर बनी हुई, आप देख सकते हैं। इंडिया की रियलिटी है। एक राज्य जिसके अंदर जामताड़ा स्थित है, मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस शब्द को सुने क्योंकि अब ये एक अपने आप में वो बन चुका है, मेटाफर बन चुका है, आप इसको यूज करें। तो हो क्या रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड भी जबरदस्त हो रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा इसलिए मैं ये काम ना करूं, डिजिटल ट्रांजैक्शन ना करूं। ये वैसे ही है कि मैं सड़क पर निकलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं घर पर ही बैठा रहूं, है ना। आप घर से बाहर निकलेंगे तो समस्याएं भी आएंगी। हो सकता है ठोकर आपको लग जाए, चलना शुरू करें तो गिर जाएं, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप मर जाएं। एक्सट्रीम यही तो हो सकता है ना। लेकिन क्या आपका जीवन यापन रोक देंगे? नहीं रोकते हैं ना हम लोग। हमको पता होते हुए भी हम बाहर निकलते हैं, हमको पता होते हुए भी हम तेज गाड़ी चलाते हैं। हमें पता है कि यार यहाँ पे लिखा है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, लेकिन फिर भी दौड़ा रहे हैं। पता है ना, पता होते हुए भी हम निकल रहे हैं। दैट मीन्स आपको टेक्नोलॉजी को आत्मसात करना पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग इस विचारधारा के हैं कि सर टेक्नोलॉजी की वजह से नुकसान बहुत हो रहा है, तो याद रखें कि जो अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, असल में उसने डायनामाइट बनाया था माइंस को फोड़ने के लिए। यानी नोबेल का जो असली काम था वो था कि भाई माइंस में मजदूर लग करके दिन रात हथौड़ा चलाता है, तब जाकर के एक ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर फोड़ता है। क्यों ना उसके नीचे बम लगाया जाए, एक डायनामाइट जैसा पदार्थ लगाया जाए, माइंस में धड़ल्ले से काम किया जाए। उसने इतना शानदार पदार्थ बनाया कि वो दुनिया में जहां भी जाए उसकी तारीफें हों। 90 से ज्यादा देशों की वो विजिट करता था ये देखने के लिए कि उसका प्रोडक्ट कितना अच्छे से माइनिंग में उपयोग में आ रहा है। लेकिन किसी के दिमाग में ये चढ़ गया कि यार ये तो माइनिंग में उपयोग में आ रहा है, इससे तो अच्छा है माइंस में लगाने की जगह किसी के घर के नीचे लगा दो, लोग मर जाएंगे। और उसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ, डायनामाइट का बहुत भयंकर उपयोग होना शुरू हुआ। और आप देख सकते हैं युद्ध जो आज हो रहा है वो डायनामाइट और टीएनटी पे ही हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में बनाया किस पर्पज से गया था, प्रोडक्ट क्या निकल कर आया, ये तो टेक्नोलॉजी के साथ में होने वाली कुरीतियां हैं, है कि नहीं। इसी से परेशान होकर नोबेल ने अपनी पूरी कमाई पुरस्कार के रूप में दे दी। बोले साहब देखो, टेक्नोलॉजी बनाओ लेकिन मानव के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाओ। और मैं इस बात की गलती स्वीकार करते हुए अपने पूरे कमाए धन को दान में देके जाता हूं, ताकि रिसर्च पर लोग फोकस करें और मानव सभ्यता का उत्थान करें, है ना। तो डिजिटल पेमेंट की कमियां अगर ध्यान में रख करके आप डिजिटल पेमेंट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। मैं इसलिए आपको पहले ये सारी कहानियां सुना दी, अदरवाइज हम मानसिक रूप से थोड़े इरिटेट भी होने लगते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बात समझ में प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। एनपीसीआई ने 21 बैंकों के साथ 11 अप्रैल 2016 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया था। 25 अगस्त 2016 से बैंकों ने अपने यूपीआई एनेबल्ड गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड ऐप करने शुरू कर दिए थे। फरवरी 2022 तक यूपीआई पर 304 बैंक जुड़ चुके हैं, जिन्होंने रुपए 8.26 लाख करोड़ के मंथली इतने ट्रांजैक्शंस किए हैं। क्योंकि यूपीआई जब आया तो फिर भारत की बहुत सारी, और अगर आप में से आज भी कोई व्यक्ति यूपीआई यूज नहीं करता है, बड़ा आसान है। आप अपने यूपीआई आईडी को अपने मतलब पेमेंट सिस्टम के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर मोबाइल नंबर से एसएमएस के माध्यम से वेरीफाई होता है। और आप लोग भी अपने बड़ों को, जिन्हें ट्रांजैक्शंस करने नहीं आते हैं, उन्हें आप सिखा सकते हैं, है ना। आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने परिवारजनों की, आपके घर में जो सीनियर्स हैं उनको आप सिखाएं कि ऐसे इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। यूपीआई की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया ने भी यूपीआई का महत्व समझा। सिंगापुर, मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, नेपाल, फ्रांस, भूटान, ये सब यूपीआई को अब यूज करना शुरू कर चुके हैं और भविष्य में ऑस्ट्रेलिया और रशिया भी इसे यूज करने वाले हैं। खबर यह है कि 30 देशों ने इसके बारे में चर्चा जाहिर की है
यानी वो भी इसे स्वीकार करेंगे। तो भीम यूपीआई, रुपे डेबिट कार्ड अब ये ग्लोबल रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम लोग दोहरी मार देने जा रहे हैं, एक तो कार्ड पर निर्भरता खत्म कर रहे हैं और रहा सहा जो कार्ड है अब वो इंडिया का रुपे कार्ड होगा, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा एनपीसीआई है उसने कहा कि 30 कंट्री रुपे कार्ड और यूपीआई की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ये आप जुलाई की खबर देख रहे हैं, लेकिन है 2022 की है। हम लोग 30 देशों के साथ चर्चा में है कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, यूपीआई ने 4 साल में 81% अपने ट्रांजैक्शंस बढ़ाए हैं, वॉल्यूम के आधार पर आप उन्हें देख सकते हैं। इसके साथ एक फनी चीज भी जान लीजिए कि आप लोगों ने जब से यूपीआई करना शुरू किया है, महंगाई बढ़ना शुरू हुआ है, देश में टॉफी बनाने वाली कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। ये वही वाली चीज है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि डिजिटल करेंगे तो फ्रॉड भी तो होता है, तो फ्रॉड की तरह आप और भी इंडस्ट्री जो परेशान हो रही हैं आप उन्हें देख सकते हैं। टॉफी मेकर्स को बड़ी दिक्कत हो रही है साहब। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मालूम है? आप पहले कोई 9 रुपए के सामान खरीदने गए, दुकानदार अपने पास 2-3 डब्बे भर के रखता था जो आपको उठाकर चिल्लर के रूप में टॉफी पकड़ा देता था कि साहब खुले नहीं है, छुट्टे नहीं है साहब। ये अपने आप में एक सोची समझी रणनीति होती थी। कंपनी कभी भी राउंड डिजिट में प्रोडक्ट का वैल्यू रखती ही नहीं थी, क्योंकि जो कंपनी माल रख रही है अपना दुकान पे वो टॉफी भी बनाती है। आईटीसी जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कंपनियां जो हैं वो चिल्लर का कंजप्शन जो हो सके उसके लिए टॉफी को भी साइड प्रोडक्ट के रूप में रखती थी। अब आप लोग कितने समझदार हो गए, अगर पॉइंट में भी वैल्यू आती है तो आप पॉइंट का भी पेमेंट करते हैं कि ले अब तो मोबाइल से पूरा पेमेंट ले। अब वो चिल्लर वाला सिस्टम खत्म हो गया है, तो टॉफी इंडस्ट्री को फर्क पड़ा। अब आप क्या कहेंगे कि टॉफी बचाओ आंदोलन चलाएं? तो ये अपने आप में आपको विचार करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि इंडिया में कौन सा कंपनी ऐसा है जो सबसे ज्यादा इस चीज के अंदर काम कर रहा है। यानी कि यूपीआई का अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कौन सा यूज किया जा रहा है, तो नंबर 1 पर फोन पे चल रहा है। 46% लोग हमारे इंडिया में उसे यूज कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर गूगल पे चल रहा है, 34% लोग यूज कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर पेटीएम, फिर अमेजन पे, फिर व्हाट्सएप पे आदि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये आपके सामने एक फिगर है। फिर बात आती है कौन सी बैंक का सबसे ज्यादा यूपीआई यूज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक का, उसके बाद एक्सिस बैंक का, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का, उसके बाद एसबीआई का। ये 4 बड़ी बैंक हैं। उसके बाद में रत्नाकर बैंक लिमिटेड जो है ना, ये भी एक ऐसी बैंक है जो नॉर्थ में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ट्रांजैक्शंस में काफी आगे चल रही है साउथ की तरफ। तो ये चीज आपको देखने की लायक होनी चाहिए। ठीक है, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा मतलब अगर देखा जाए कि यूज सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, तो टॉप 10 स्टेट जो यूपीआई यूज कर रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये टॉप 10 में आते हैं। और टॉप 10 सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, कोयंबटूर, अहमदाबाद, वडोदरा, यानी कि जितनी लार्ज सिटीज हैं उनमें इनका ऑनलाइन पेमेंट का बहुत गजब यूज चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, लोग नंबर 1 से पैसा पाते हैं तो नंबर 1 से खर्च करने में क्यों हिचकेंगे, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत हुआ। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन को अगर हम ऐप के साथ देखें तो खैर हालांकि ऐप का विज्ञापन हो जाएगा और इसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, फिर भी मैं विज्ञापन कर देता हूं। फोन पे का ट्रांजैक्शन सबसे ऊपर है, ये देखने की बात है, इसमें चलिए कोई बात नहीं, हो गया। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी मिल गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको केवल इतनी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि रुपे कार्ड जो है वो मतलब आने वाले समय में हम धीरे धीरे देश के अंदर जैसे 60% जो कार्ड है वो रुपे इनेबल्ड हो चुके हैं और भविष्य में भी इस तरह की स्थितियां और आगे बढ़ने वाली हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जैसा मैंने आपको रशिया, चाइना और अमेरिका के बारे में बता ही दिया है। बाकी तो ये वाला जो कार्ड था ना, जो मैंने आपसे कहा यूनियन पे इंटरनेशनल, ये चाइना का कार्ड है जो कि 180 देशों के अंदर मान्य है। ये मैंने आपके सामने अतिरिक्त जानकारी साझा कर दी है। शुरुआत में सवाल पूछा था नेशनल यूनिटी डे किसके रूप में मनाया जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे आप मनाते हैं। और दूसरा मैंने आपसे गरुड़ 7 के बारे में पूछा था जो जोधपुर में चल रहा है। ये इंडिया और फ्रांस की जॉइंट एयर एक्सरसाइज है ना, तो ये अभी राजस्थान के अंदर जोधपुर में चल रही है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी पर्याप्त लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ मैं आपके साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर शेयर करूंगा, है ना। वेरीफाइड चैनल है, मेरा नाम लिख करके ढूंढ सकते हैं, जीके बाय अंकित अवस्थी सर और अंकित अवस्थी सर, वहां पर ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और
क्लास की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मैं वहीं शेयर करता हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि 6 तारीख को आप लोगों के लिए टेस्ट रखा गया है सुबह 10 बजे। गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर बैंक एंड एसएससी एग्जाम एस्पिरेंट है। आप इसमें बैठ सकते हैं। 5 करोड़ रुपए के लगभग उपहार यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।